हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना सिविक इकोनॉमिक्स की जो बुक है 10th क्लास की, उसी का सेकंड चैप्टर जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है। आज जो क्लास है ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। हमने ये जो चैप्टर था वो इस वाली पिक्चर पे एंड किया था। लास्ट क्लास जो थी वो इस पिक्चर पे एंड हुई थी। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डू यू नो दैट द इंडिया about 60% of the population belongs to the age of 29 years। यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है ना हमारी कंट्री की, 5 साल से लेकर 29 साल के बीच में है। आउट दिस only about 50% are the attending education institution. The rest, and particularly those age less than 18 years, may be at home or maybe of them may be working as child laborer। हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं यानी कि 50% लोग ही 51% लोग ही ऐसे हैं 5 से 29 ईयर्स तक जिनको एजुकेशन मिल पाती है, फिर जो स्कूल जाते हैं। और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, या तो किसी गलत चीज़ में लगे चले जाते हैं, जैसे क्राइम वगैरह, चोरी करना हो गया, इन सब चीज़ों में, या फिर वो चाइल्ड लेबर का काम करने लग जाते हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रंस आर नॉट अटेंडिंग स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। इफ़ दीज चिल्ड्रंस आर to attend school we will require more buildings, more teachers and other staff। अगर इन बच्चों को पढ़ाया जाए तो हो सकता है हमें ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा टीचर की ज़रूरत पड़े। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जब बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा लोग स्कूल में एनरोल होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि उन्हें नौकरी मिलेगी। अ स्टडी कंडक्टेड बाय दी अर्थ-वाइल प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज कि नीति आयोग, एस्टिमेटेड दैट 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। यानी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 20 लाख जो जॉब्स हैं ओनली टीचिंग सेक्टर में जनरेट की जा सकती हैं अगर हमारी कंट्री के ये जो पर्टिकुलर एक सेक्शन है 5 साल से लेकर 29 साल के बीच के जो लोग हैं, अगर वो स्कूल जाने लग जाएँ या उन्हें एजुकेशन मिलने लग जाए तो कंट्री के अंदर 20 लाख तक की जॉब क्रिएट हो सकते हैं, वो भी किस सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में। सिमिलरली इफ़ we are to improve the health situation, we need more doctors, nurse, health workers, etc. to work in rural area. These are some way by which job would be created and we would also be able to address the important aspect of development talk about in chapter 1। यानी कि अगर हम चाहें कि हमारी कंट्री का हेल्थ कंडीशन हमारी कंट्री के लोगों की वो सही हो तो हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इससे भी क्या होगा, क्या जनरेट होगी, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT। अब देखो जितनी भी हमारी कंट्री है, हमारे जो स्टेट हैं, जितने भी हमारी इंडिया के अंदर, सभी स्टेट के पास ना अपना अपना एक पोटेंशियल है लोगों की इनकम बढ़ाने का और लोगों के बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2005 में एक स्कीम लेकर आई थी जिसे मनरेगा कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क करके एक राइट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। इसमें क्या होगा, राइट टू वर्क में आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर फंडामेंटल है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। राइट टू वर्क के अंदर गवर्नमेंट का काम है कि आई थिंक ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अगर लोगों को जॉब ना देना गवर्नमेंट तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है फिर उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इज अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मनरेगा कहा जाता है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को काम देती है ताकि लोग काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। इसके अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं, अंडर द मनरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन द नीड ऑफ वर्क इन द रूरल एरियाज आर गारंटी टू 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। यानी कि रूरल एरियाज़ के अंदर है वो लोग जिन्हें काम चाहिए और वो करना चाहते हैं और उन्हें ज़रूरत भी है, तो साल में 100 दिन गवर्नमेंट उन्हें काम देगी जिससे उन्हें वेजेस मिल जाएंगे और उनका काम बन जाएगा। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन पर प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। यानी कि गवर्नमेंट का काम क्या है, इन लोगों को काम देना। इससे क्या होगा
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो जनरेट हो, इकोनॉमिक में पैसे का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में फेल है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोज़गारी भत्ता देती है उन लोगों को जो कि काम जिन्हें नहीं दे पाई गवर्नमेंट। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर डिवीजन है सेक्टर्स में, जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखो दो तरीके के सेक्टर्स हैं यहाँ पे जहाँ लोग काम करते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज से पता चल रहा है जो व्यवस्थित सेक्टर होगा। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। ठीक है, पहले ये स्टोरी मैं समझा देती हूँ। इसमें जो कांता है, ये जो फीमेल आपको पिक्चर में दिख रही है, ये 9:30 to 5:30 यानी कि 9:30 से 5:30 की इसकी जॉब है। ये इसकी जो सैलरी है वो एंड ऑफ द मंथ यानी कि 1-2 तारीख को इसकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है। इसका प्रोविडेंट फंड है, पीएफ भी कटता है और इसको सैलरी, उसके छुट्टी यानी कि पेड लीव भी मिलती हैं उसको, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव्स भी मिलती हैं इसे। फिर आ जाते हैं तो संडे की भी, और बीच में जो भी हॉलीडेज़ होते हैं गजटेड हॉलीडे, उनकी छुट्टी भी मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं यहाँ पर कमल है। कमल जो है वो एक डेली वेज का लेबर है। इसको क्या है, ग्रोसरी शॉप के अंदर सामान उठाना, रखवाना, सामान लाना, ये सारे काम करने होते हैं। 7:30 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये काम कर रहा होता है। इसकी जो काम की शिफ्ट है वो काफ़ी लंबी है। इसको जो वेजेस मिलते हैं वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है इसके काम के अकॉर्डिंगली। दूसरा, इसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई भी पेड लीव वगैरह कुछ नहीं मिलती इसको। इवन अगर कोई भी इसे ना जॉब से कोई निकाल भी सकता है। कौन? कमल को, क्योंकि वो एक लेबर की तरह काम कर रहा है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कांता काम कर रही है ना, तो इसे कोई इसकी जॉब से नहीं निकाल सकता क्योंकि इसके पास जॉब की सिक्योरिटी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वहीं दोनों चीज़ों में डिफरेंस दिखाया गया है। कांता वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेज ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वो ऐसी जगह जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर होगा, लोग एश्योर्ड होंगे उनके काम को लेकर, उनकी जॉब की सिक्योरिटी होगी। कांता जो उसे पता है कि उसकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। They are registered by the government and have to follow rules and regulation which are given in the various laws such as Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shop and Establishment Act। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू बनी होती हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर एंड वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो किया जाता है। वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आदमी हैं उनकी जॉब उनसे कोई नहीं छीन सकता अनटिल जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, उनके ऊपर कोई केस ना हो जाए। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? वो जो लड़का आदमी कमल जो था वो काम किस में कर रहा था, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा था। In the context, Kamal work in the unorganized sector. The unorganized sector is a character sketched by small and scattered unit which are largely outside the control of government. Unorganized sectors के अंदर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके जो लोग काम कर रहे होते हैं वो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग होते हैं। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई लीव नहीं मिलती, कोई हॉलीडे नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसमें काम ज़्यादा होता है और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना लोग जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग है आज के टाइम में, क्योंकि जो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। और उनकी जो जॉब है ना उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है। वो दुकान वाला हो सकता है कमल जो है उसको निकाल दे तो उसकी कोई जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये होता है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, आगे बुक एक्सरसाइज दी हुई है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो कि 10th क्लास में हैं, उन लोगों के काम आएगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।